comprehensive. Get your daily dose of news and analysis in English News Night every weekday at 9 p.m. on DD India. Channel number 620 on Tata Sky, 199 on Dish TV, 150 on Airtel, 28 on UCN and 395 on Videocon D2H. नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक मोड़, सपा बसपा रालोद गठबंधन में पड़ी दरार। बसपा ने किया ऐलान, होने वाले विधानसभा उपचुनावों में अकेले ही दिखाएगी दम। राज्य की 11 विधानसभा सीटों पर होने हैं चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन बेस का किया दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य बेस की सुरक्षा का लिया जायजा। सियाचिन युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित, सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। अजीत डोभाल एक बार फिर बने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। दर्जा बढ़ाकर किया गया राज्य से कैबिनेट रैंक का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संभाला मंत्रालय का प्रभार। साइकिल से पहुंचे कार्यालय। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संभाला कार्यभार। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप। राजस्थान के चुरू सहित कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने दी 2 आतंकियों को किया ढेर। अभी तक आतंकवादियों के शव की नहीं हुई शिनाख्त। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले अजाज शहर में बाजार और मस्जिद के पास हुए कार बम विस्फोट में 19 लोगों की मौत। मस्जिद के पास भीड़भाड़ वाले बाजार में इफ्तार के दौरान हुआ विस्फोट। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ सामने आया है। दरअसल लोकसभा चुनावों में सपा बसपा और रालोद के बीच गठबंधन हुआ और प्रदेश में मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने अपनी समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को बताया कि सभी 11 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। ऐसे में गठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। जबकि पहले दावे किए जाते रहे कि ये गठबंधन जनता का गठबंधन है और प्रदेश में आने वाले दिनों में गठबंधन की राजनीति दिखाई देगी। फिलहाल बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज भाजपा इतनी मजबूत हुई है। साथ ही उन्होंने बैलेट के जरिए चुनाव कराने की भी भविष्य में मांग करने की बात कही है। लोकसभा चुनावों के नतीजों में बसपा को सबसे ज्यादा 10 सीटें मिली हैं, जबकि सपा को 5 और राष्ट्रीय लोकदल का खाता भी नहीं खुल पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोराकोलुम रेंज में स्थित सियाचिन का दौरा किया। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक क्षेत्र है। रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने सियाचिन युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सियाचिन में अब तक 11,000 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे ही वीर सैनिकों का नाम वहां दर्ज किया गया है, जिन्होंने सियाचिन सरहद की रक्षा करते हुए अपना जीवन कुर्बान किया है। सियाचिन का आधार शिविर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 23,000 फीट है। सर्दियों में यहां तापमान 0 से 70 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को हमेशा बुलंद रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने सैनिकों के शौर्य और जज्बे को सलाम भी किया। आपके जज्बे को, आपकी शौर्य को, आपकी पराक्रम को मैं हृदय की गहराइयों से समझ करता हूँ। सेना में काम करने वाले जो जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं,
उनके अंदर एक स्वाभिमान का भाव होता है, सेंस ऑफ प्राइड होती है। और सेंस ऑफ प्राइड मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे स्ट्रांग स्वाभिमान की भावना। और यह स्वाभिमान की भावना व्यक्तिगत भी होती है, सामाजिक भी होती है और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरह से नाटकीय मोड़ आ रहे हैं, उस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हैं। ऋषि, इस पूरी नाटकबाजी की अगर आप विस्तार से बात करना चाहें तो बहुत कुछ हो रहा है उपचुनावों को लेकर के। हाँ बिल्कुल ज्योतिका, जिस तरीके से यूपी की सियासत में हमने देखा है कि पिछले एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक तो लोकसभा से पहले जिस तरीके से गठबंधन हुआ, 25 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर सपा बसपा एक साथ आए, मिलकर चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि ये गठबंधन चुनाव परिणामों के बाद टूट जाएगा, वही सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आज हमने देखा है कि किस तरीके से मायावती ने आज अपने कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए जो बयान आज दिया है और जो बातें कही हैं, वो ये संकेत दे रहा है कि ये गठबंधन अब उस ओर बढ़ रहा है, जबकि दोनों मिलकर चुनाव जिस तरीके से लड़े थे अब अलग अलग लड़ने जा रहे हैं। कम से कम जो उपचुनाव है, 11 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उस पर मायावती का कहना है कि इन पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब जब आप गठबंधन में थे और एक चुनाव हारते ही अगर आप अलग हो रहे हैं तो ये उसके टूटने के ही सीधे सीधे संकेत हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अगर इस चुनाव में अपने वोट को कंसोलिडेट करने में सफल रहती है, कोर वोट को अपने पास वापस लाने में सफल रहती है, तो जो अगला विधानसभा चुनाव होगा वो मिलकर लड़ा जा सकता है। तो ये जो परिस्थिति जन्य जो गठबंधन का कहा जाए, ये जो बनाने की कोशिश हुई है यूपी में, और उसमें एक ईमानदार प्रयास नहीं दिखे हैं, ये उसी का परिणाम है कि चुनाव परिणाम आते ही आप अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये जो नाटकीय जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है सियासत में, वो निश्चित तौर से जो दोनों ही दल हैं उनको इसका अभी हमने देखा चुनाव में भी हार हुई है, और आगे क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। ज्योतिका, ऋषि, ऐसा कई कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो सपा बसपा जिस तरह से अब आगे काम करेगी या कर रही है पीछे, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्होंने इसको साबित कर दिया है। हाँ बिल्कुल, राजनीति में कहा जाता है कि ये संभावनाओं का खेल है और यहाँ हर संभावना पर विचार होता है। अब अगर हम इस आज की जो संबोधन है मायावती का अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, उसका अगर हम विश्लेषण करें तो सीधे सीधे गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है, टूट चुका है कह सकते हैं। लेकिन वहीं एक संभावना वो व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, आप दूसरी पार्टी से करें कि आपने कोर वोट को साथ लाइए और पारिवारिक कलह को दूर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो घटनाक्रम है ये एक दूसरे पर विश्वसनीयता को कम करता है। दूसरी ओर जो आरएलडी है उसके ऊपर ये आरोप लगाना कि उनका कोर वोट आगे नहीं बढ़ा और उनको इस वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा, ये जो हारने के बाद जो हम देखते हैं कि जो एक दूसरे पर आरोप लगाने की जो सियासत शुरू होती है, और ख़ास तौर से मायावती के सियासत में ये देखने को मिली है। अक्सर वो अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर मढ़ने का उनका जो सियासत रही है वो एक बार फिर से यहाँ दिखाई दे रही है। पहले उन्होंने जब विधानसभा चुनाव हारा था तो कहा था कि हमें अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिला। तो इस तरीके से खुलकर जो अपनी वो बातें रखती हैं, कई बार ये उनकी शैली है तो कई बार उनकी पार्टी को नुकसान भी करती है। देखना होगा कि अब आने वाले समय में खास तौर से आज के इस घटनाक्रम के बाद क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से कोई प्रयास होते हैं, क्या मायावती को मनाने के प्रयास होते हैं जी। क्या ये दोनों ने मिलकर किया है, एक रणनीति का हिस्सा है, ये अब जरूर तय हो पाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी बीएसपी की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है कि उनके गठबंधन पर उनकी स्थिति क्या है। जी ज्योति। ऋषि, इस पूरे नाटक में एक किरदार कांग्रेस भी है, वो भी अहम किरदार है, उसको यहाँ भूला ना जाए। बिल्कुल, कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जो लंबे समय से सियासत रही है और उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया है कि जो वंचित समाज है उसको अगर कुछ मिला है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिला है, ना कि कांग्रेस की वजह से। तो ये तो कांग्रेस पर सीधा आरोप है। साथ ही साथ
आज उनका कहना है कि जो बीजेपी मजबूत हुई है वो कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुई है, यानी कि वो अपनी पार्टी और अपनी नीतियों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं मानती। दूसरी तरफ जो ईवीएम का भी एक उन्होंने जिक्र किया कि ईवीएम के जरिए जो वोट होते हैं उसका वो विरोध करेंगे और बैलेट पर दोबारा लौटकर आने की जो मांग है उसको एक बार फिर से वो दोहराएंगी। हालांकि इस चुनाव के बाद हमने देखा है कि ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों में इसका कोई विरोध देखने को नहीं मिला, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला उसके बाद उनके पास कोई गुंजाइश नहीं बची। अब देखते हैं कि सियासत कैसे उत्तर प्रदेश में रुख बदलती है, कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अब यहाँ से एक अलग मोड़ दिखाई देता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ती है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी और कांग्रेस इन तीन का पक्ष क्या रहता है। बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है वहां पर, राज्य में भी, अब तो केंद्र सरकार में भी। वैसी स्थिति में इनकी जो स्थिति बनी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र 17 विधायक उनके पास जीत कर आए थे, हालांकि इस बार उनको 10 सांसद जरूर मिले हैं और इससे उन्हें हल्का फुल्का बूस्टअप मिला होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक बार फिर से झटका कि उनकी पिछली बार भी 5 सीटें थी, इस बार भी 5 सीटें हैं। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ये बदलता हुआ घटनाक्रम, कैसे इसमें ये जो दल है, विपक्षी दल, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं, बिल्कुल, या कैसे उभर पाते हैं, ये इनके लिए बहुत चुनौती का काम होगा। बिल्कुल ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-32 लापता हो गया है। क्रू मेंबर समेत विमान में 13 लोग सवार हैं। विमान ने दोपहर 12:25 पर जोरहाट से उड़ान भरी थी, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद से विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विमान के एयरफील्ड में तय समय से न पहुंचने पर भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया। विमान की खोजबीन के लिए सभी मौजूदा स्रोतों को काम पर लगाया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से इस पद पर नियुक्त किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। डोभाल को पहली बार मई 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री 8 जून और 9 जून को 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव जाएंगे। वे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से आमंत्रण पर मालदीव की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा शपथ ग्रहण के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा होगी। दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की कड़ी में ये यात्रा काफी अहम होगी। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2018 में भारत की यात्रा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री 9 जून को ही श्रीलंका की भी यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक अहम हिस्सा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन साइकिल से पहुंचे और उन्होंने इसका कार्यभार संभाला। उन्होंने नई दिल्ली के निर्माण भवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में देश की सेवा करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत को टीबी मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बोल्डली 2025 तक भारत से ट्यूबरक्लोसिस से संपूर्ण रक्षा करने के लिए निर्णय किया है। हमारा प्रयास होगा कि इस काम पर बड़े पैमाने पे आंदोलनात्मक पेस से काम किया जाए। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज विधि एवं न्याय मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। वैसे पहले भी इस मंत्रालय का काम संभालते आए हैं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल द प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज चोजन अगेन टू me to work as the law minister and repose his confidence in me. हमारी सरकार को बहुत ही निर्णायक बहुमत मिला है और इस निर्णायक बहुमत में लीगल एक्सेस, लीगल एजुकेशन
और इंफ्रास्ट्रक्चर इन जस्टिस डिलीवरी, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने संचार मंत्रालय का भी पदभार संभाला। इस मौके पर मंत्रालय के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। उनके पास वस्त्र मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। अर्जुन मुंडा ने आज जनजातीय मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। इस मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की 90वीं जयंती है। उन्होंने आजीवन लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर और वंचित लोगों को राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया और उसे हल भी करने का काम किया। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी ने जॉर्ज के जीवन पर अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर जया जेटली, माइकल फर्नांडिस, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा में जॉर्ज फर्नांडिस का योगदान सबसे अहम है। जॉर्ज फर्नांडिस की प्रमुख सहयोगी रही जया जेटली ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस की सादगी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। He was an extraordinary person in our public life and a very important person in the growth and development of democracy in the country. Actually today, if we have our constitution back, if we have our democratic rights back, it is because of individuals like Mr. George Fernandez who fought for restoration of our constitution and democratic values between 1975 and 77 when Indira Gandhi imposed the emergency and imposed a total dictatorship in this country. The other thing is his egalitarian spirit, his deep and abiding commitment to the poor, to the underprivileged. Always he stood up for the है जो कुछ प्रतीक छोड़ कर गए हैं, जो हमें सबको हमेशा याद दिलवाना चाहिए। वो है उनकी मानवता और दूसरे उनकी सादगी। सरकार में रह के चाहे वो किसी भी पद पे हो या कोई उनके हाथ में कोई पद ना भी हो, उनका काम, उनका सोच, उनका रहन सहन एक ही जैसे होता था। तो उससे हम मान सकते थे कि जितना बड़ा होकर भी उनका दिल और उनके रोज़ाना जीवन में कभी एक दूसरे इंसान के लिए हमेशा एक उनके प्रति प्यार रहता था और परेशानी रहती थी जब कोई और परेशान हो। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का भी हाजिर होंगे। देखते रहिए जीटी न्यूज़। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। माँ टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। Racing has taken me all over the world, but when I put on the helmet, I am still in India. India, where I found yoga and the champion inside me. If your mind is racing, how can you? Slow down. Breathe. I have breathed in India's magic. I have felt its warmth. I have breathed out the noise. The Himalayas, the Ganges. I have breathed in their calm.
yoga has taught me the truth about life and motorcycles. That the more still you are, the further you can go. Incredible India. बेटा, अरे माँ जी आप कौन हो? ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तूने हेलमेट पहना है कि नहीं। अरे यहीं तक तो जाना है, ऊपर से इस गर्मी में हेलमेट से इतना पसीना छूटता है। भगवान ना करे इतने से सफर में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम्हारे पूरे खानदान के पसीने छूट जाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं माँ जी। अरे माँ जी सुनिए तो, शुक्रिया। आप भी माँ जी की बात सुने और हेलमेट जरूर पहने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। माँ टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। ब्रेक में आपका स्वागत है। बात करते हैं देश में बढ़ती हुई गर्मी की। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजस्थान के चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में अब तक का रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 48.9 डिग्री सेल्सियस के साथ चूरू कल दूसरे दिन भी प्रदेश में सबसे गर्म रहा। श्रीगंगानगर में पारा 48.6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर सहित कई अन्य शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। उधर उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने और कई स्थानों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बारिश हुई, जिससे जंगलों में लगी आग पर असर पड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू की अदालत ने देश के बाहर जाने की इजाजत दे दी है। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाने की इजाजत तो दी है, लेकिन ब्रिटेन जाने पर रोक जारी रहेगी। रॉबर्ट वाड्रा को अदालत ने 6 हफ्तों तक यात्रा करने की इजाजत दी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश में संपत्ति की अवैध खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर सम्मन जारी कर मंगलवार को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले भी वाड्रा को सम्मन भेजा गया था, लेकिन वो प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि वाड्रा ने अपने खराब स्वास्थ्य को उपस्थित नहीं होने का कारण बताया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित आश्रय गृह मामले में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से यौन शोषण से जुड़ी सभी केस को 3 महीने के भीतर पूरा करने को कहा है। अदालत ने सीबीआई से आश्रय गृह स्थल पर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बाहरी लोगों की भूमिका पर भी जांच के दायरे को बढ़ाने को कहा है। आज सीबीआई ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत को सौंपी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ आज तड़के शोपियां जिले के मोलू चित्रगाम इलाके में हुई। मुठभेड़ की जगह से सुरक्षा बलों को 2 शव मिले हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि आधी रात के आसपास 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के ऊपर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। माल एवं सेवा कर संग्रह मई महीने में 1,289 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 94,016 करोड़ रुपए के मुकाबले 6,273 करोड़ रुपए अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2019 में सरकार को केंद्रीय जीएसटी की मद में 17,811 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी की मद में 24,462 करोड़ रुपए मिले हैं। आंकड़ों के अनुसार एकीकृत जीएसटी की मद में सरकार को
49,891 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 24,875 करोड़ रुपए का शुल्क आयात के जरिए मिला है। इसके अलावा 8,125 करोड़ रुपए का उपकर मिला है, जिसमें आयात पर लगा 953 करोड़ रुपए का उपकर भी शामिल है। इस साल मई महीने में जीएसटी संग्रह पिछले साल के मई महीने से 6.67% ज्यादा है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले पश्तुमोत्तर शहर अजाज में एक कार बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए। मानवाधिकारों की निगरानी करने वाले ब्रिटेन स्थित सीरियाई संगठन के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने ये जानकारी दी। ये हमला देर शाम शहर के मध्य क्षेत्र में मस्जिद के पास भीड़भाड़ वाले बाजार में इफ्तार के दौरान हुआ। अजाज उत्तरी अलेप्पो प्रांत में तुर्की के प्रभाव वाले एक क्षेत्र के मध्य में स्थित है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विश्व कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से हो रहा है। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इमाम उल हक और फखर जमान ने पाकिस्तान टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। फखर जमान 36 रन बनाकर मोइन अली की गेंद पर आउट हुए। दूसरे छोर पर इमाम उल हक ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें भी 44 के स्कोर पर अली ने वॉक्स के हाथों कैच कराकर टीम को दूसरी सफलता दिलाई। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 156 रन बना लिए थे। आज यानी 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। भारत में भी आज कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है लोगों को साइकिल चलाने के फायदों के बारे में जागरूक करना। दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साइकिल सवारी को बढ़ावा देने में जुटे हैं। एक जमाना था जब भारत ही नहीं लगभग दुनिया भर में साइकिल का बोलबाला था। चीन के बाद दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा साइकिल भारत में बनती है, लेकिन अब दुनिया की आबादी के हिसाब से साइकिलों की संख्या कम हो रही है। वो भी तब जब खुद डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि साइकिल इंसान के दिल, दिमाग और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखती है। रोजाना 15 से 30 मिनट साइकिल चलाने से पेट की चर्बी और वजन घटाने में मदद मिलता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को 2020 तक दुनिया भर की साइकिलिंग राजधानी बनाने के लिए 1.5 करोड़ यूरो की योजना बनाई गई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लंदन में अब डॉक्टर अपने मरीजों को पर्ची पर दवाइयों के साथ रोज 30 मिनट साइकिल चलाने की सलाह भी दे रहे हैं। और आपने स्पेन के टोमेटिना फेस्टिवल के बारे में जरूर सुना होगा। स्पेन में इसकी शुरुआत वेलेंसियन राज्य के बुनोल शहर में साल 1945 से हुई थी। इसी उत्सव की धूम अब अमेरिका तक भी देखी जा सकती है। आज हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका के कोलंबिया शहर में, जहां लोगों ने टोमेटिना फेस्ट का जमकर लुत्फ उठाया। इसमें खास होता है कि एक दूसरे पर टमाटर फेंकना। जी हाँ, ये खेल ऐसा ही है जिसमें लोग बिना किसी परवाह के एक दूसरे पर टमाटर फेंक कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जिस जगह ये उत्सव मनाया जाता है वह क्षेत्र टमाटर से लबालब भरा होता है। इस दौरान लोगों के कपड़े भी पूरी तरह से टमाटर के रंग में मिलकर लाल हो जाते हैं। बोगोटा की राजधानी के उत्तर का ये इलाका अपने टमाटरों के लिए प्रसिद्ध है। टोमेटिना सांस्कृतिक उत्सव रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, जो फसल के अंत का प्रतीक है। इस उत्सव में उन टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है जो खाने योग्य नहीं होते या जिनका इस्तेमाल बेचने या फिर निर्यात करने में नहीं किया जा सकता। तो टमाटरों के रंगों में रंगे लोग। और इसी के साथ अभी दिन भर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा डीडी न्यूज़। नमस्कार।